नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल को। उसके बाद काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आउटर स्पेस से संबंधित, ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन, उसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, बैकग्राउंड क्या है? रिसेंटली सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित 3 रिफॉर्म्स लेके आई। सबसे पहला रिफॉर्म एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में अमेंडमेंट। पहले एक्ट में प्रोविज़न देखो ये था, एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, ऑनियन, पोटैटोज़, इनको कोई पर्सन एक लेवल से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकता था। लेकिन अब इस प्रोविज़न में चेंज किया गया है। मकसद ये था ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए। फसल की कटाई के बाद लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में मजबूत नहीं है, और जिसके लिए ये प्रोविज़न भी दोषी था। बट अब इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है तो ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा प्रोविज़न, अब किसानों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। वो एपीएमसी मंडी से बाहर जाके भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। और तीसरा ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमने बात की बैकग्राउंड की। राइटर अब ये बोलते हैं, देखो ये रिफॉर्म्स जो सरकार लेके आई हैं, रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं, बट इनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहली डिफ़िकल्टी है टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इसे आप पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम भी कह सकते हो। ये प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब डिसीजन मेकर की जो प्रेफरेंस है वो समय के अनुसार चेंज होती रहती है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर डिसीजन मेकर की प्रेफरेंस अलग होगी। राइटर क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट के थ्रू? राइटर ये कहना चाहते हैं सरकार अभी तो देखो मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है, बट ऐसा ना हो कुछ समय बाद किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए सरकार किसी और चीज़ पर फोकस करने लगे। एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल के तौर पर राइटर कहते हैं, देखो 2016 में ई नैम लॉन्च किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बहुत धूमधाम से ये ई नैम लॉन्च किया गया था। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलें। पहले फेज में देखो 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में 585 मार्केट्स को कवर किया गया था। इस ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को आवश्यकता थी कि वो अपने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव लेके आएँ। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता थी। पूरे स्टेट में एक सिंगल लाइसेंस मिले, और मार्केट फ़ी को कलेक्ट करने के लिए भी एक सिंगल पॉइंट हो, और सबसे लास्ट में सभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बोली लगना। ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती थी एपीएमसी एक्ट को अमेंड करके ही। बट कई सारे स्टेट्स ने ना तो एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया इन 3 चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, और कुछ स्टेट्स ने ट्राई किया तो वो भी आधे अधूरे मन से। मतलब ई नैम जो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से लॉन्च किया गया था वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो उसका जितना कि सोचा गया था। जब देखो ई नैम इफेक्टिव साबित नहीं हुआ तो सरकार ने पीएम आशा स्कीम लॉन्च की। देखो दोनों में डिफरेंस है। जो ई नैम था वो मार्केट रिफॉर्म था, जबकि ई नैम के फेल होने के बाद सरकार ने जो स्कीम स्टार्ट की पीएम आशा, ये पब्लिक प्राइस सपोर्ट स्कीम थी। इस स्कीम में सरकार किसानों को प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 3 कंपोनेंट्स थे इस स्कीम के। पहला कंपोनेंट था प्राइस सपोर्ट स्कीम, मतलब सरकार ज़्यादा एमएसपी देगी किसानों को फसलों के लिए। दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मतलब कि अगर
किसान अपनी फसल मार्केट में बेचते हैं एमएसपी से कम रेट पर, तो जितना कम रेट पे किसानों ने अपनी फसल बेची है उतना भुगतान सरकार के द्वारा किसानों को किया जाएगा। सबसे लास्ट में प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, 3 कंपोनेंट थे इस पीएम आशा स्कीम के। ये लॉन्च की गई थी 2018 में। समझ रहे हो ना आप, पहले सरकार ने मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस किया। 2016 में ई नैम स्कीम लॉन्च की थी, नहीं इफेक्टिव साबित हुई। 2018 में सरकार ने फिर मार्केट के रिफॉर्म्स करना छोड़ दिया और किसानों को जो प्राइस दिया जाता है फसलों पर, इस दिशा में किसानों को सपोर्ट करना किया और पीएम आशा स्कीम लॉन्च की। बट ये इसकी भी इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं रही। इन 3 कंपोनेंट्स में से पहला जो कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसको तो चलो ठीक ठाक ढंग से इंप्लीमेंट किया गया। बाकी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, इसको ट्रायल बेसिस पे इंप्लीमेंट किया गया, सिर्फ मध्य प्रदेश में, और जगहों पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और सबसे लास्ट में प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, इसको तो ट्रायल बेसिस पर भी कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया और सरकार ने बहुत कम पैसा एलोकेट किया इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। 2018-19 में 4,721 करोड़, 2019-20 में सिर्फ 321 करोड़ और 500 करोड़ 2020-21 में एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है पीएम आशा प्रोग्राम के अलावा 2 और मॉडल एक्ट्स फॉर्मुलेट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक 2017 में, एक 2018 में, ताकि स्टेट्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। स्टेट्स को कहा गया था कि आप कानून बनाइए हमारे द्वारा प्रेजेंट किए गए मॉडल एक्ट्स के आधार पर, बट बहुत कम स्टेट्स ने एक्ट बनाया है उन मॉडल एक्ट्स के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ, जब देखो पीएम आशा स्कीम की इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई तो इलेक्शंस आ गए। सरकार को फिर से लगा कि किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हो पूरी जर्नी किस प्रकार से सरकार की जो पॉलिसी है वो फ्लिप फ्लॉप कर रही है। कभी मार्केट पर रिफॉर्म्स, कभी डायरेक्टली किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम देने की कोशिश करना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, और कभी सीधा ही किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर देना। मतलब कोई विजन नहीं है सरकार के पास कि कौन सी एक चीज़ से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो पीएम किसान स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी इलेक्शन से पहले। 1 साल में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। टोटल 75,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस स्कीम ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है, किसानों को पैसा मिला है और कोविड-19 में भी वो पैसा काम आ रहा है। अब फिर से सरकार ने मार्केट रिफॉर्म्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ई नैम में अब पहले से ज़्यादा मार्केट्स आती हैं। अब किसानों को अलाउ कर दिया गया है कि डायरेक्टली वो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फसल को बेच सकते हैं। ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा हाल ही में जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया, 3 रिफॉर्म्स लेके आई है सरकार। तो कुल मिला के ये एग्जाम्पल हैं पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम के। मतलब अलग अलग समय पर सरकार का जो फोकस होता है वो अलग पॉलिसी पर होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ में फ्लिप फ्लॉप होता है, इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हैं। उनको लगता है हो सकता है सरकार कल को अपनी नीति चेंज कर दे, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इसलिए सरकार को अपने पास एक विजन रखना चाहिए कैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। बार बार इस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप ठीक नहीं है। दूसरा जो इशू राइटर के द्वारा कहा जाता है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, वो है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन या फिर स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखो, इंटर स्टेट ट्रेड में गुड्स का मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विभिन्न स्टेट्स के बीच और सेंटर और स्टेट्स के बीच। इसके अलावा पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट प्रेजेंट किए थे स्टेट्स को कि आप इनके बेस पे कानून बनाइए, हो सकता है विभिन्न स्टेट्स को प्रॉब्लम आई हो उन मॉडल एक्ट्स के आधार पर कानून बनाने में। तो आवश्यकता ये है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ एंगेज करे, उनसे पूछे कि भैया क्या समस्या आप फेस कर रहे हो, ताकि मिल के उस समस्या का समाधान किया जा सके। इस प्रकार से अगर
सेंटर और स्टेट्स के बीच कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाई जाती है तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तीसरा इशू है मल्टीपल मार्केट फेलियर्स। देखो, मार्केट रिफॉर्म्स तो सरकार ला रही है, बट अगर किसानों को उचित क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर किसान किससे लोन लेंगे? लोकल जो साहूकार होता है उससे किसानों के द्वारा लोन लिया जाएगा। अगर बैंकों से लोन नहीं मिलेगा तो जिस आड़ती से, जिस साहूकार से लोन लिया जाता है किसान के द्वारा, फसल की कटाई के बाद उसे ही अपनी फसल बेच दी जाती है। तो फिर ये तो डिस्ट्रेस सेलिंग हो गई ना, किसान ने अपनी फसल मजबूरी में बेची है। फिर मार्केट रिफॉर्म्स लाने का फायदा ही क्या अगर किसान उसी को अपनी फसल बेच रहा है जिससे उसने पहले लोन लिया है। फायदा तो तब होगा ना, किसान अपनी मर्जी से वहां फसल बेच के जहां उसको उसकी फसल के उचित दाम मिले। तो आवश्यकता ये है, एक तो किसानों को आसानी से क्रेडिट मिले बैंकों से ताकि मजबूरी में लोकल साहूकार से किसानों को लोन ना लेना पड़े, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। दूसरा, फसल अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस मैकेनिज्म भी होना चाहिए। तीसरा, अभी देखो लैंड लीजिंग मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिनके पास लैंड नहीं है वो बड़े जमींदारों से लैंड लीज पर नहीं ले पाते क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस पर भी रिफॉर्म आना चाहिए। तो ये लास्ट के जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इंश्योरेंस वाला पॉइंट, क्रेडिट वाला पॉइंट और लैंड लीजिंग वाला पॉइंट, इनको आप मल्टीपल मार्केट फेलियर्स में लिख सकते हो या फिर अलग से भी लिख सकते हो। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, अगर देखो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग संबंधित रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट करवाना है तो इन इश्यूज पर ध्यान देना जरूरी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आउटर स्पेस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एक समय ऐसा था कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेस देखने को मिली थी। यूएसएसआर ने उस समय जहां एक तरफ स्पुतनिक को लॉन्च किया, यूएसए ने अपोलो 11 को लॉन्च किया। इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की दिशा में महारत हासिल की है। हमने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया, ये हमारे लिए नेशनल प्राइड है। बट देखो, पहले जितना इंटरेस्ट विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा आउटर स्पेस में लिया जाता था वो इंटरेस्ट पहले की अपेक्षा कर थोड़ा कम हुआ है। आज साइबर स्पेस पे फोकस ज़्यादा है। साइबर स्पेस में नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आई है, जैसे बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर देखो हम इसके बाद बात करें आउटर स्पेस में हाल फिलहाल में कौन सी रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, कहा जाता है आर्टिकल में, इवन कोविड-19 की महामारी के बावजूद विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज ने जो वेरियस मिशंस प्लान किए थे उन मिशंस को लॉन्च किया गया तय समय सीमा के अनुसार। जैसे चाइना और यूएसए ने मार्स मिशन को लॉन्च किया, यूएई का मार्स ऑर्बिटर मिशन, चाइना ने अपने बैडू सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। यूएसए का स्पेस कमांड स्टेटमेंट कहता है कि रशिया ने हाल ही में स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट किया। मतलब महामारी के बावजूद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई आउटर स्पेस में। इसके बाद आर्टिकल में स्पेस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाती है। पिछले कुछ सालों में स्पेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हुई है। आज देखो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचना बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। पहले लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नासा कितने रुपए चार्ज करता था? 54,500 पर किलोग्राम। लेकिन अब स्पेसएक्स एडवर्टाइज कर रही है कि अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है लो अर्थ ऑर्बिट में तो हम 1 किलोग्राम के लिए $2,720 चार्ज करेंगे। तो सोच के देखिए कितना सस्ता हो गया है आज के समय में सैटेलाइट को लॉन्च करना लो अर्थ ऑर्बिट में। और आने वाले 10 सालों में और भी सस्ता हो जाएगा। हो सकता है 2030 में 1 किलोग्राम के हिसाब से $100 लगे लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ह्यूमन स्पेस ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लोर किया जा रहा है वेरियस कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज के द्वारा और इवन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है आज स्पेस मार्केट $350 बिलियन की है
और 2050 तक स्पेस मार्केट 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। देखो, जैसा रास्ता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा चूज किया गया था, वैसा ही रास्ता स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी चूज किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एप्पल ने अलाउ किया कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं एप्पल के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद गूगल ने भी अपना गूगल प्ले स्टोर लॉन्च कर दिया। इस गूगल प्ले स्टोर पे आप भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। तो यही मॉडल स्पेस इंडस्ट्री में भी फॉलो किया जा सकता है। आप एग्जांपल देखिए, स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। इस प्रोजेक्ट में 10,000 के आसपास छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये 10,000 सैटेलाइट्स का जो ग्रुप होगा, कॉन्स्टेलेशन होगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रोजेक्ट की सहायता से डिजिटल डिवाइड जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। सभी लोग डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे, टेलीमेडिसिन जैसी सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। इसी प्रकार का प्रोजेक्ट अमेजोन का भी है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कूपियर। अब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से। अमेजोन के इस प्रोजेक्ट कूपियर में 3,000 माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। बाद में इनकी संख्या इंक्रीज भी हो सकती है। इसके अलावा देखो, दूसरी कंपनीज जैसे प्लैनेट, स्पायर ग्लोबल, आईसी, ये ऑर्बिटल वेंटेज पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि बेहतर वेदर फोरकास्टिंग हो सके, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन सब चीज़ों में फर्दर इंप्रूवमेंट लाई जा सके। देखो, स्पेस जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे अमेजोन, कल को और भी बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ये भी स्पेस में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो ये तो हमने बात की आउटर स्पेस सेक्टर में ग्रोथ की। अब इसके बाद राइटर चैलेंजेस की भी बात करते हैं। चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में। देखो, आउटर स्पेस अभी फ़िलहाल डेमोक्रेटाइज है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही देश आउटर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। जिस भी स्टेट के पास टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है आउटर स्पेस में। बट धीरे धीरे आउटर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है। तो ऑलरेडी जो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है आउटर स्पेस की गवर्नेंस के लिए वो पुराना हो गया है। देखो, 1960s में और 1970s में स्पेस से संबंधित लॉ बने थे। फॉर एग्जांपल 1967 की ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी में पहली बार माना गया अर्थ पे तो देखो विभिन्न देशों ने बाउंड्रीज खींच ली, ये मेरी बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री, ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया। कम से कम आउटर स्पेस में बाउंड्रीज ना खींची जाए, पूरी मानवता की भलाई के लिए आउटर स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा माना गया था 1967 की ट्रीटी में, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इसके अलावा और भी स्पेस लॉस या फिर कन्वेंशंस आए, जैसे रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। आप इन्हें एक्सपेंशन कह सकते हो आउटर स्पेस ट्रीटी का। उसके बाद 1979 में एक और ट्रीटी आई, मून ट्रीटी। हालांकि जो मेजर स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं, मतलब जिनके पास जो बड़ी स्पेस पावर्स हैं, उनके द्वारा इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया गया। अगर देखो बड़ी स्पेस पावर्स ही रेटिफाई नहीं करेंगी ट्रीटी को, तो फिर वो ट्रीटी थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाती है, मतलब सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं रहती उस ट्रीटी की। इवन देखो, जो स्पेस लॉज हैं फिलहाल, उनमें कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी नहीं है। मान लीजिए रशिया यूएसए की स्पेस एसेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो डिस्प्यूट को कैसे सोल्व किया जाएगा? और मान लीजिए ऐसा हो जाता है गलती से रशिया की सैटेलाइट का जो कचरा है वो यूएसए की सैटेलाइट से टकरा जाए और यूएसए की सैटेलाइट को इससे नुकसान पहुंचे, तो क्या रशिया इसका हर्जाना देगा? मतलब इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। और जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ऑर्बिट जो हैं उनमें कंजेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा चैलेंज देखो ये है, अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो स्टेट सेंट्रिक है, क्योंकि पहले स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज सामने आने लगी हैं। जैसे
स्पेस एक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमेजोन का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया में भी हाल ही में एक एंटिटी का निर्माण किया गया इन स्पेस। ये स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी आएँ, ये प्राइवेट कंपनीज भी आएँ। नेक्स्ट चैलेंज, नासा का ये कहना है एक एस्ट्रॉयड है जिसका नेम है 16 साइकी। ये हैवी मेटल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, और जो हैवी मेटल्स हैं इस एस्ट्रॉयड में उनकी कीमत है 10,000 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन मतलब 10⁻15। इतनी वैल्यू के हैवी मेटल्स हैं इस एस्ट्रॉयड में, और नासा कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके उन मेटल्स को एक्सप्लोइट किया जाए, एक्सेस हासिल की जाए। अब आर्टिकल में कहा जाता है, देखो शुरुआत में तो 1967 की ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था ना कि आउटर स्पेस में जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर एक देश का कब्जा नहीं होगा, कोई भी एक देश उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट नहीं करेगा, वो सभी पूरी मानवता के लिए हैं। बट नासा अगर ऐसा करती है, 16 साइकी एस्ट्रॉयड के रिसोर्सेज को अगर एक्सप्लोइट किया जाता है तो ये 1967 की ट्रीटी के स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट चैलेंज। देखो आउटर स्पेस का इस्तेमाल आज के समय में विभिन्न स्पेस पावर्स के द्वारा किया जा रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए। दोनों तरह से, एक तो देखो जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा, आउटर स्पेस में भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया ने कुछ महीनों पहले एंटी सैटेलाइट वेपन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे देखो अब मान लीजिए ये स्पेस एक्स कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है, इनका प्रोजेक्ट तो है ये स्टारलिंक, जिसमें ये बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट कल को मान लीजिए यूएसए की चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाती है, यूएसए तो बोलेगा ना स्पेस एक्स को कि आप डेटा दीजिए ताकि हम पता लगा सकें दूसरे देश की मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये स्पेस एक्स कंपनी तो यूएसए का ही साथ देगी ना। तो कहने का मतलब ये है आउटर स्पेस में जो ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये आउटर स्पेस के पीसफुल यूज़ के अगेंस्ट होगा। तो इसके लिए कोई ट्रीटी होनी चाहिए। 2008 में चाइनीज़ और रशियन बैक्ड ट्रीटी प्रपोजल आए थे, जिनको अपडेट भी किया गया 2014 में, लेकिन लीगल, टेक्निकल और पॉलिटिकल रीजंस के कारण कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट तक ये नहीं पहुंच के। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आउटर स्पेस एक्टिविटीज़, इसको भी ज़्यादा बल नहीं मिला, मतलब ज़्यादा आगे ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बढ़ सकी। और आज तो आपको पता है कितनी ज़्यादा लड़ाई है विभिन्न देशों के बीच, ग्रुप सा बना हुआ है। एक तरफ चाइना, रशिया ये देश हैं, दूसरी तरफ जापान, यूएसए ये सब देश हैं। तो किसी ट्रीटी का साइन होना बहुत ही मुश्किल है। अब लास्ट में इंडिया के एंगल की बात की जाती है। इंडिया ने भी स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। हमारी स्पेस एजेंसी भी काफ़ी सारे मिशंस को लॉन्च करने वाली है आने वाले दिनों में, जैसे मून पर लैंडिंग, फर्स्ट इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन, और सबसे लास्ट में अपना खुद का स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना 2030 में। ये हमारी कुछ आने वाले दिनों में स्पेस एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। तो इनसे जाहिर होता है इंडिया भी अपने आप को एक बड़ी स्पेस पावर के रूप में देखता है, लेकिन इसके लिए हमारे देश में कानून होना ज़रूरी है स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, इन स्पेस एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये बॉडी आती है प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। बट देखो हमें एक स्पेस लेजिस्लेशन की भी आवश्यकता है जो टेक्निकल, लीगल, कॉमर्शियल, डिप्लोमेटिक और डिफेंस गोल्स के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके साथ साथ इंडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस, रेगुलेटरी और आर्म्स कंट्रोल के लिए भी कोई ट्रीटी होना ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आउटर स्पेस से संबंधित। चलते हैं आगे।
एथिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस के बारे में। पहले हम बात करेंगे एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस के बारे में। क्या मतलब है एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस से? इसका मतलब देखो सिंपल ये है, कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं अपने प्राइवेट रिलेशंस में। प्राइवेट रिलेशंस में कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। प्राइवेट रिलेशंस का क्या मतलब है? फैमिली, फ्रेंड्स, प्राइवेट ग्रुप्स हों, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हों, इन सब में कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन देखो वेजिटेरियन होता है, कोई पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जान देने को तैयार होता है, कई लोग एल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एथिक्स हैं प्राइवेट रिलेशंस में। प्राइवेट रिलेशंस में ये एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे इवोल्व होते हैं? ये एथिकल स्टैंडर्ड्स देखो इवोल्व होते हैं सोशलाइजेशन की सहायता से। सोशलाइजेशन का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से कोई सोशल नॉर्म्स को या फिर फैमिली नॉर्म्स को इंटरनलाइज करता है। जैसे छोटे बच्चों को फैमिली में सिखाया जाता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, तो बार बार छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो छोटा बच्चा अपने अंदर ये इंटरनलाइज कर लेता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन। ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं प्राइवेट रिलेशंस में, ये देखो पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे किसी पर्सन को नॉन वेज खाना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को वेज खाना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को ये भी लग सकता है कि नॉन वेज खाना गलत है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इनफॉर्मल होते हैं। मतलब कोई पर्सन अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा या फिर प्राइवेट कम्युनिटी में कैसे बिहेव करेगा, ये इनफॉर्मल होता है, कहीं लिखा नहीं होता। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव करोगे, ऐसा कोई लिखा थोड़ी हो या कोई किताब में। तो ये इनफॉर्मल है, अनरिटन है, पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस की। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है इन पर्सनल रिलेशंस। जैसे देखो दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं आपस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर। तो ये सब चीज़ें आती हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, देखो एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक रिलेशंस रिटन हो भी सकते हैं और रिटन नहीं भी हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया एथिकल स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट रिलेशंस तो हमेशा अनरिटन होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक रिलेशंस दोनों तरह के हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, रिटन होते हैं। मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो ये रिटन होते हैं। लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनरिटन रहते हैं, लिखे नहीं होते। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस के देखो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन कहता है कि मुझे तो ए पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन कहता है मुझे बी के साथ काम नहीं करना क्योंकि मुझे बी के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें ए और बी दोनों की आवश्यकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि ए के पर्सनल इंटरेस्ट को कि उसे काम करना है किसी के साथ या फिर नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो ए को बी के साथ काम करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करके, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के। पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट, मिलता जुलता पॉइंट है। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेरिजन टू प्राइवेट इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट, प्राइवेट वैल्यूज शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। देखो बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन है। अब ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉइज एक ही जगह पे खाना खाते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में ये एथिक्स है, मान ली लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये एथिकल स्टैंडर्ड है, कोई भी नॉन वेज खाने का सेवन नहीं करेगा। तो यहां पे देखो जो प्राइवेट वैल्यूज हैं, कोई पर्सन अगर नॉन वेज खाता भी है
तो वो बाकी लोगों के साथ मिल के बैठ के नॉन वेज नहीं खाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये अनकहा अनरिटन एक प्रकार से अनएथिकल स्टैंडर्ड है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक साथ खाना खाएंगे नॉन वेज खाना नहीं खाएगा। तो कहने का एसेंस ये है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेरिजन टू प्राइवेट वैल्यूज। एक और एग्जांपल मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रकार से एथिकल स्टैंडर्ड है हमेशा टाइम पे आना, बल्कि 5 मिनट पहले आना। 9 बजे का टाइम है तो 8:55 पे आना। अब किसी इंडिविजुअल की वैल्यू इस प्रकार से है कि नहीं जी हम तो लेट आते हैं, हमेशा वीआईपी हमेशा लेट आते हैं, तो वो पर्सन अपनी वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो लेट नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है उसी के अनुसार उस पर्सन को चलना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट वैल्यूज को सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के सामने। आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।